भारत की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी का आईपीओ आ रहा है। कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि आईसीआईसीआई एएमसी। अब ये जो कंपनी है ये 10 लाख करोड़ रुपीस मैनेज करती है, बहुत बड़ी अमाउंट है। इससे जो बड़ी कंपनी है वो एक ही है, वो है एसबीआई एएमसी, और एसबीआई एएमसी मैनेज करती है लगभग 12 लाख करोड़ रुपए। इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो कंपनी अपना आईपीओ ला रही है वो आईपीओ नहीं बल्कि ओएफएस है, यानी कि ऑफर फॉर सेल है। अब देखिए जो आईसीआईसीआई एएमसी है उसमें 51% भागीदारी आईसीआईसीआई बैंक की है और बची हुई 49% प्रूडेंशियल की है, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है। अब यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक तो अपना कुछ भी स्टेक नहीं बेच रहा है, लेकिन प्रूडेंशियल अपना 10% स्टेक यहाँ पर बेच रहा है। मतलब ये जो पैसा आएगा इस ओएफएस से वो पूरा का पूरा प्रूडेंशियल के पास जाएगा, कंपनी के पास 1 रुपया भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये आईपीओ नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप बोलेंगे कंपनी के पास नहीं जा रहे तो बुरी बात है, लेकिन बुरी बात नहीं है। ये इस तरह के ऐसे बिजनेस मॉडल में है कि इनको कुछ पैसों की ज़रूरत भी नहीं है। ये धड़ाधड़ इतना सारा डिविडेंड बांट रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सारा पैसा आ रहा है, करे क्या। सो दैट्स द काइंड ऑफ सिचुएशन। मतलब ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो अच्छे प्रॉब्लम्स है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यार ये इतनी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैसे बनी, साथ ही हम कंपनी के फाइनेंशियल्स में जाएंगे, कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करेंगे और ओवरऑल देखेंगे कि किस तरह के कंपनी के फंडामेंटल्स है और लिस्टिंग इनके हिसाब से क्या कुछ चीज़ें बन रही है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये आईसीआईसीआई एएमसी इतनी बड़ी कैसे बन गई। लगभग इसका मार्केट कैप अब जो होगा वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का होगा सीधा लॉन्च में ही। तो देखिए इसके पीछे जो मेन कारण है वो है आईसीआईसीआई बैंक। कि देखिए इन्होंने क्या किया, आईसीआईसीआई बैंक का नाम यूज़ किया है। अब आईसीआईसीआई बैंक का नाम यूज़ किया है तो इनको अपने टोटल नेट प्रॉफिट का 1% आईसीआईसीआई बैंक को देना पड़ता है कि आपने भाई हमारा लोगो यूज़ किया है, आपने हमारा नाम यूज़ किया है। अब यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आईसीआईसीआई की जो भी ब्रांच नेटवर्क है, ऑलरेडी आईसीआईसीआई इंडिया की टॉप बैंक्स में से एक है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, लगभग 1.25 लाख तो उनके एम्प्लॉयज़ हैं। 7200 से ज़्यादा आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांचेस है और इन सारी चीज़ों का आईसीआईसीआई एएमसी को बहुत फ़ायदा हुआ है। वैसे आईसीआईसीआई एएमसी की शुरुआत बहुत पुरानी है, 1993 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। शुरुआत के 6-7 साल काफ़ी स्लो इनका बिजनेस रहा, लेकिन बाद में इन्होंने फटाफट अपने अलग अलग म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करना शुरू किए। फिर उसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, डेट म्यूचुअल फंड हो, ये हो। बाद में ये पीएमएस में आए, यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में आए। अब रिसेंटली एआईएफ में भी काफ़ी ये ग्रो कर रहे हैं। एआईएफ यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो इक्विटी के अलावा और भी कुछ छोटे मोटे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। अब देखिए आपको लगा होगा कि ठीक है आईसीआईसीआई बैंक को इनको 1% देना पड़ रहा है, बट दैट इज़ अ गुड डील। व्हाई इट इज़ गुड डील कि अगर ये बैंक का नाम ना रखते साथ में तो शायद इतने सक्सेसफुल ना होते, क्योंकि नंबर्स तो वही बता रहे हैं। अगर आप टॉप 5 म्यूचुअल फंड कंपनीज देखेंगे भारत की तो नंबर 1 पे एसबीआई है, नंबर 2 पे आईसीआईसीआई, नंबर 3 पे एचडीएफसी एएमसी, नंबर 4 पर है निप्पॉन और नंबर 5 पर कोटक। तो टॉप 5 म्यूचुअल फंड जो इंडिया के हैं उसमें से 4 बैंक्स वाले, सिर्फ एक निप्पॉन ऐसा है चौथे नंबर वाला जिसका कोई बैंक से लेना देना नहीं है, ना ही कोई बैंकिंग ऑपरेशन है। तो ये बताता है कि इंडिया में मतलब जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है वो ट्रस्ट के बेसिस पर चलता है और बैंक्स ने ऑलरेडी वो नाम लोगों के दिमाग में डाला है कि वो कि ये बैंक है, बड़ी बैंक है, इन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को छोटी मोटी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि सैमको म्यूचुअल फंड, यूनिफाई म्यूचुअल फंड, टॉरस म्यूचुअल फंड, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, तो लोग उतने कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ये डेटा बता रहे। पीपल आर लाइक अगर बैंक का नाम जुड़ा है तो लोग फटाफट आ रहे। तो इस बैंक के नाम का इस एएमसी को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है। हालांकि आपने देखा होगा कि एसबीआई आईसीआईसीआई से ऊपर है, लेकिन यहाँ पर एक कैच है कि जो गवर्नमेंट का काफ़ी सारा जो पेंशन फंड्स और इधर उधर का पैसा है वो काफ़ी सारा पैसा म्यूचुअल फंड के जरिए जब इन्वेस्ट किया जाता है तो वो एसबीआई और यूटीआई जो गवर्नमेंट एएमसी से उनके जरिए ज़्यादा प्रेफरेंस उनको मिलता है, इसलिए एसबीआई आपको नंबर 1 पे मिलेगी। वहीं पर इंडिविजुअल लोग कहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका अगर आप नंबर देखेंगे तो उसमें आईसीआईसीआई नंबर 1 पर आती है। हालांकि कुछ साल पहले तक ओवरऑल अगर म्यूचुअल फंड एयूएम की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, तो आईसीआईसीआई नंबर 3 पर था। पहले पे एसबीआई, सेकंड पे एचडीएफसी और थर्ड पे आईसीआईसीआई एएमसी। अब ये सेकंड पर गया है। नंबर्स भी मैं आपको इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा आगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो ओवरऑल इंडस्ट्री है, ये सिर्फ मैं 1-2 एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कुछ इस तरह का इनका बिजनेस मॉडल है कि इनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। देखिए रिसेंट टाइम में मैं बहुत सारे लोगों को एक गलती करते देख रहा हूँ कि वो अपने नाम पे, मतलब अपना जो पैन कार्ड है उसके ज़रिए 2-3 डीमैट अकाउंट खोलते हैं और उनसे आईपीओ को अप्लाई करते हैं। तो अगर आप अपने ही नाम से मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन करके एक आईपीओ को अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे आपके अप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगे। सो ऐसे में अगर आपको अपनी अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने हैं तो आपको आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम पे या फिर फ्रेंड के नाम पे डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो आपके अकाउंट के जरिए आपने अप्लाई किया, उनके अकाउंट्स ओपन करके वहाँ से भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप ऐसे ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करो जिनके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हो ही ना। तो ग्रो हो गया, धन हो गया, ये कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं
जो AMC अकाउंट अपने आपसे नहीं लेते, तो वहाँ से आप कर सकते हो, ताकि आप IPO एप्लीकेशन के लिए उनका इस्तेमाल भी करो और आपको कुछ खर्चे भी ना लगे। देखिए, इनके सक्सेस के पीछे इनके कुछ सक्सेसफुल फंड्स भी हैं और कुछ सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स भी हैं। ICICI म्यूचुअल फंड 139 म्यूचुअल फंड स्कीम्स चलाते हैं, जिसमें कुछ पॉपुलर स्कीम्स के अगर मैं आपको नाम बताऊँ तो ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड है, जो 75,000 करोड़ रुपीज़ मैनेज करते हैं। इन्होंने पिछले एक साल में जहां पर निफ्टी 50 ने 4.8% का रिटर्न दिया है, इस फंड ने 15% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में इस फंड ने कंपाउंडेड सालाना 22.8% का रिटर्न दिया है। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड की मैं बात करूं तो ये फंड भी 68,000 करोड़ रुपीज़ मैनेज करता है। और उसके बाद ICICI प्रूडेंट, इस फंड के अगर 5 साल के रिटर्न देखें तो थोड़े कम है, वो है लगभग 13.5% कंपाउंडेड सालाना 5 साल के। और फिर आता है नंबर 3 पर ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 60,000 करोड़ रुपीज़ मैनेज करता है और पिछले 5 साल में इस फंड ने 24% CAGR रिटर्न दिए हैं। और जिस साइज़ का ये IPO है, इस तरह से टॉप 10 IPOs में, मतलब इंडिया में जो बड़े बड़े IPOs आए हैं, सबसे बड़ा LIC का आया था 21,000 करोड़ का, तो ये भी टॉप 10 में अभी आ गया है, जहाँ पर ये 10,000 करोड़ रुपीज़ के शेयर्स यहाँ पर प्रूडेंशियल अपने सेल कर रहा है अपना 10% स्टेक बेचकर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबर है जो लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, जो जॉब बिजनेस में काफ़ी बिजी है और रिसर्च के लिए वो टाइम ही नहीं निकाल पा रहे, और साथ ही वो एक प्रॉपर रिसर्च की मदद से एक लॉन्ग टर्म वेल्थ भी बिल्ड करना चाहते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हो तो ध्यान दीजिए। तो हमारी कंपनी इकाशी वेल्थ स्टार्ट कर रही है प्रीमियम कम्युनिटी कॉल्ड इकाशी प्रो, जहां पर आपको प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट्स मिलेंगे स्टॉक्स के हमारी तरफ से, विद हमारा व्यू उस पर्टिकुलर स्टॉक पर क्या है। और उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस इकाशी प्रो कम्युनिटी में आपको 2 प्लान मिलेंगे। एक तो 12 महीने का होगा, जिसमें आपको रिसर्च बैक 12 स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और एक 6 महीने का रहेगा जहां पर आपको 6 स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे ओवर द 6 मंथ्स। इसके अलावा उस रिसर्च रिपोर्ट के साथ आपको पर्टिकुलर अलर्ट भी दिए जाएंगे, और उसके साथ उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में हमारा ओपिनियन क्या है, बाय है, सेल है, न्यूट्रल है, वो भी हम वहां पर आपको बताएंगे उस रिसर्च रिपोर्ट में। और ये सारी चीजें ओवर ईमेल एंड व्हाट्सएप आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। राइट नाउ कम्युनिटी लॉन्च हो रही है, तो लिमिटेड टाइम डिस्काउंट है जो कुछ ही घंटों में खत्म भी हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए फॉर्म पर क्लिक कीजिए और हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। प्राइस की बात है तो वो भी आपके लिए काफी सही रखेंगे, और पर स्टॉक प्राइस वी विल मेक श्योर कि 1000 रुपीज से कम ही हो। तो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। इस ऑफर को जरूर मिस ना करें, लिंक नीचे दी गई है। ICICI म्यूचुअल फंड में 2 स्टार लोग हैं, इनकी भी काफी चमक धमक है इस इंडस्ट्री में। उसमें से पहले है कंपनी के CEO मिस्टर निमेश शाह। मिस्टर निमेश शाह 30 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनको है, और साल 2007 से ये ICICI ग्रुप से जुड़े हैं। इनका जो कंपेंसेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 9.52 करोड़ का है पिछले साल का। और फिर एक स्टार इनके जो फंड मैनेजर हैं उनका नाम है मिस्टर शंकरन नरेन, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। अब इनकी बात करें तो ये भी पिछले 28 सालों से फाइनेंस इंडस्ट्री में है। इनकी सैलरी 5.89 करोड़ है। आप में से कुछ लोगों को ये सैलरीज 9 करोड़ 5 करोड़ थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपको बता दूं कि ये सैलरीज इनके लिए काफ़ी, इस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि ये पूरा गेम इनका फंड मैनेजर्स और जो मेन डिसीजन मेकर इन पर ही चलता है। और ऑलरेडी इनके जो मार्जिन्स रहते हैं बड़े ही अट्रैक्टिव है। शायद ही आपको इंडिया में कोई ऐसी इंडस्ट्री मिलेगी जो इस इंडस्ट्री की तरह मार्जिन्स कमाती है। मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स भी आपको ज़्यादा नहीं लगती है अगर आप वेल सेट है तो, और आपके प्रॉफिट मार्जिन्स भी बहुत ही तगड़े रहते हैं। मैं आपको कुछ फाइनेंशियल्स नंबर इनके बताता हूँ और इंडस्ट्री के भी बताता हूँ। ओवरऑल इंडस्ट्री की इस बात करें तो पिछले 6-7 सालों में ये पूरी इंडस्ट्री कंपाउंडेड सालाना 18.4% से बढ़ रही है, और एस्टिमेट्स ये बता रहे हैं कि अगले 5 सालों में ये जो ग्रोथ है ये 16 to 18% की ग्रोथ बनी रहेगी। नंबर्स की मैं बात करूँ तो जो PMS है इनका और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, इनसे इनका ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है। इनका मेन रेवेन्यू म्यूचुअल फंड से ही आ रहा है, और उसमें काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। तो पिछले 2 सालों में अगर देखा जाए तो इनका इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम से आने वाला एसेट अंडर मैनेजमेंट पिछले 2 सालों में 2 गुना हो चुका है। साथ ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और एक्सचेंज ETF और इंडेक्स में तो इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये पिछले 2 साल में डबल से ज़्यादा हो चुका है। डेट म्यूचुअल फंड में उतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी का ज़्यादातर फोकस इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स पर ही है, और वहीं से कंपनी ज़्यादातर रेवेन्यू अपना ड्राइव करती है। पिछले 2 सालों में इनके PMS की ग्रोथ देखें तो वो इनका PMS पिछले 2 सालों में 5 गुना बढ़ा है PMS बिजनेस। AIF बिजनेस देखें तो वो थोड़ा स्लोली बढ़ा है, लगभग 40% बढ़ा है पिछले 2 सालों में। और एडवाइजरी इनका बिजनेस देखें तो लगभग 50% से बढ़ा है पिछले 2 सालों में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर एक सेगमेंट इनके बिजनेस की पिछले 2 सालों में, 2 साल का 5 साल का भी डेटा देखेंगे तो आपको बढ़ती हुई ही दिखेगी। इसके बाद कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर की मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था 2837 करोड़, जो अगले साल बढ़कर 3700 के करीब चला गया, और उसके अगले साल लगभग 5000 करोड़ पर चला गया। यानी कि पिछले 2 सालों में 32% की कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ रेवेन्यू ने दिखाई है।
इस साल के पहले 6 महीनों में ऑलरेडी इन्होंने लगभग 3000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। यानी कि अगर इस साल का रन रेट देखा जाए तो 6000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हमें दिखाई दे रहा है, जो पिछले साल के कंपेरेटिवली लगभग 22-23% ज़्यादा है। अच्छी बात यहाँ पर यह है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कि इसमें निगेटिव चीज़ें मुझे बहुत कम लगी और बहुत टाइम बाद ऐसा कोई आईपीओ आया जहाँ पर निगेटिव चीज़ें बहुत लिमिटेड है। अदर इनकम देखेंगे तो अदर इनकम में भी बहुत कम अदर इनकम है, इनका कुछ ज़्यादा डिपेंडेंसी है ही नहीं मेन बिजनेस के अलावा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 2023 में 1500 करोड़ था, अगले साल 2000 करोड़ हुआ और 2025 में ये 2651 करोड़ था और इस साल के पहले 6 महीनों में ये 1600 करोड़ है। यानी आप सोचिए कि पिछले साल 5000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके ऊपर 2600 करोड़ का आफ्टर टैक्स इनका प्रॉफिट है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा की नेट प्रॉफिट मार्जिन इस बिज़नेस की है। और ये जो इंडस्ट्री है इसमें ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल है और इसीलिए इनके फंड मैनेजर्स की जो सैलरीज है थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो ये सैलरी वैलरी सब माइनस करके दे आर मेकिंग मोर देन 50% नेट विच इज़ लाइक वेरी अमेजिंग बिजनेस मॉडल। और इसी चीज़ के चलते इनके जो अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी और बाकी रेशोज़ देखेंगे तो काफ़ी अच्छे आपको नजर आएंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 82% का है। बाकी बैलेंस शीट के नंबर भी देखेंगे तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ट्रेड रिसीवेबल वगैरह वगैरह वहाँ का भी कुछ झंझट नहीं है कि वहाँ पे हम कुछ निगेटिव हमें मिल पाए। उसके बाद कंपनी का कैश फ्लो देखा जाए और कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पिछले साल 3439 करोड़ थी, हमेशा से प्रॉफिट के आसपास रही है, यानी कि कैश जनरेट करने में भी कंपनी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब इसे हम इसके कंपटीटर से अगर कंपेयर करें तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकल कर आती है। पिछले 2 सालों में अगर ग्रोथ देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है टाटा म्यूचुअल फंड ने 38.1% की। फिर नंबर 2 पर आता है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और नंबर 3 पर आता है ये आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड। मार्केट शेयर देखा जाए तो फिलहाल एसबीआई का मार्केट शेयर फिलहाल सबसे ज़्यादा है 15.5% पर। नंबर 2 पर आईसीआईसीआई का मार्केट शेयर है 13.2% का। मतलब टाटा और निप्पॉन म्यूचुअल फंड ऐसी 2 म्यूचुअल फंड कंपनीज है जिन्होंने पिछले 2 सालों में 2 गुना से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है। तो ये भी 2 ऐसी कंपनी जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिस्टेड है तो निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट है, यूटीआई है, आदित्य बिरला है और एचडीएफसी है जो मार्केट में लिस्टेड है। इनसे अगर हम नंबर्स कंपेयर करें तो आईसीआईसीआई काफ़ी बेटर दिख रही है यहाँ पर फाइनेंशियल्स में, एटलीस्ट कंपनी के फंडामेंटल्स में। लेकिन जब बात आती है वैल्यूएशन की तो फिर चीज़ें कैसी दिखती है वो भी हम देखेंगे और साथ ही कंपनी के लिस्टिंग गेन की क्या कुछ कैलकुलेशन चल रहे हैं उसकी भी बात करते हैं। तो देखिए जहाँ तक कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो एचडीएफसी का पी रेशियो जहाँ पर 45 है, निप्पॉन का 41 है, वहीं पर आदित्य बिरला और यूटीआई का कम है 19 और 22 है। लेकिन वो 19 और 22 क्यों वो भी मैं आपको बता दूं, इन दोनों म्यूचुअल फंड की जो ग्रोथ है वो काफ़ी म्यूटेड है, काफ़ी दबी हुई है। और यहाँ पर आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का जो आईपीओ आ रहा है इसका जो पी रेशियो उन्होंने रखा है 33 का। तो ओवरऑल देखें तो मुझे ये वैल्यूएशन फेयर लगता है, मुझे बहुत ओवर वैल्यूड भी ये लग नहीं रहा है, बहुत कुछ अंडर वैल्यूड भी नहीं लग रहा है। तो फेयरली वैल्यूड उस तरह की ग्रोथ कंपनी की है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि रिसेंट 1-1.5 साल में मार्केट में एक अगर रिस्क फैक्टर में बात करूँ वैल्यूएशन पॉइंट, तो जो ग्रोथ अब तक रही है वो रहेगी कि नहीं आपको एसेस करना पड़ेगा। कैसे, तो मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि इंडिया में पिछले 1-1.5 साल में जहाँ पर मार्केट ने रिटर्न्स देना कम किया है उस तरह से मार्केट में लोगों का जो इन्फ्लो है जैसा पहले 3-4 साल में रहा है वैसा नहीं रह रहा है। तो ऐसे में अगर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में, नए इन्वेस्टर्स आ रहे वो उस स्पीड से नहीं आते तो यहाँ पर ग्रोथ स्लो होने की पॉसिबिलिटी है। तो उस चीज़ को आपको एक प्रॉपरली उसका असेसमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि जिस तरह की पास्ट में ग्रोथ रही है म्यूचुअल फंड की उसी तरह की ग्रोथ आने वाले टाइम में भी हो सकती है तो आप इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो। और अगर ये थोड़ा और बेटर वैल्यूएशन पे आपको लिस्ट होने के बाद मिलता है तो लिस्टिंग गेन की बात करें तो वहाँ पर कुछ खास मोमेंटम बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मैं आपको कुछ नंबर्स बता देता हूँ। इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये 8 तारीख को 5.7% था, फिर 9th को ये और गिर गया और 3.92% पर आया और अभी 10 दिसंबर को ये 5.73% था। यानी कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो काफ़ी म्यूटेड है। तो मुझे लगता है कि अगर ये ऐसा ही रहा और पहले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा आईपीओ को सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो लिस्टिंग गेन में कुछ खास नंबर्स मिलने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम है। जैसे कि मीशो के केस में हमने देखा कि पहले 2 दिनों में सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा था। सिमिलरली वहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो भी कंटिन्यूसली 30 से ऊपर ही था, तो वहाँ पर अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी मिला है 40-45% का। तो उस तरह के लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस यहाँ तो भी काफ़ी कम है लुकिंग एट द करंट नंबर्स ऑफ ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ऐसा ही आईपीओ, इसको मैं क्विकली समराइज करूँ तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, बिजनेस मॉडल बहुत तगड़ा है। अगर ये बिजनेस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इसी हिसाब से बढ़ती है तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है फ्यूचर में। लिस्टिंग गेन अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख सकते हो तो कुछ खास चीज़ें यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। तो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस कंपनी के आईपीओ पर बनाए जल्दी बताइए। एसबीआई म्यूचुअल फंड जल्दी अपना आईपीओ ला रहा है, नंबर जैसे आ जाएंगे उनके डेट्स क्लियर हो जाएगी तो उसका भी ज़रूर
कवर करेंगे एंड आई विल बी पर्टिकुलरली वेटिंग फॉर द IPO ऑफ बोट। क्यों, आपको पता चल जाएगा उस वीडियो में। फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं और हाँ, जाते थे इकाशी प्रो कम्युनिटी को ज़रूर चेकआउट कीजिए। वहाँ पर हम IPO रिव्यूज़ और बाकी सारी चीज़ें भी अपलोड कर रहे हैं रेगुलरली, ताकि जो भी IPO का बूम आ रहा है वो सारे IPOs आपको टाइम टू टाइम रिव्यू भी करने मिले, अपार्ट फ्रॉम द अदर बेनिफिट्स दैट यू विल बी गेटिंग देयर। तो फिलहाल यही पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।